साउंड। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है साउंड और ये 9th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज प्रोटोकॉल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक साउंड। तो सर ये साउंड होता क्या है? तो साउंड एक टाइप की एनर्जी होती है और वो हमें सुनने का एहसास दिलाती है। सर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सुनिए स्टूडेंट्स, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक टाइप की एनर्जी है जो हमें सुनने का एहसास दिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, अब साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है? तो यहां पर आती है वेव। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, साउंड एक जगह से दूसरी जगह वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। साउंड एक जगह से दूसरी जगह किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सर ये वेव क्या होती है? तो सुनिए स्टूडेंट्स, वेव क्या होती है? तो वेव मतलब होता है एक डिस्टरबेंस। वेव एक डिस्टरबेंस होती है मीडियम में, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी करती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट या विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों के हाथ में एक रस्सी दे दी, एक रोप दे दी। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहां पर ये जो ए पर्सन है ये क्या कर रहा है? ये बी के हाथ को जर्क देने के लिए इस रस्सी को ऐसे झटक रहा है। तो ये क्या होगा? ये जो जैसे ही झटकेगा वैसे ही क्या होगा, यहां से एनर्जी जो है वो इसके हाथ तक ट्रांसफर हो जाएगी। पर क्या इन दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट है? नहीं। क्या इन दोनों आसपास जा रहे हैं एक दूसरे के? नहीं। तो बिना एक्चुअल मूवमेंट के, बिना एक्चुअल कांटेक्ट के यहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम की मदद से। वो मीडियम है रोप। तो स्टूडेंट सुनिएगा, वेव क्या होता है? वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। Wave is a type of disturbance that carries the energy from one point to another point without any actual contact or without any actual movement. तो ये क्या होती है? वेव। तो स्टूडेंट्स वेव समझ लिया हमने। तो वेव क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है और कोई उसका एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता दो पॉइंट में, और दो पॉइंट में एक्चुअल मूवमेंट भी नहीं होती है, बट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम होता क्या है? तो ये मीडियम कुछ भी चीज हो सकती है। ये मीडियम कुछ भी चीज हो सकती है, चाहे ये सॉलिड हो, चाहे ये लिक्विड हो, और चाहे ये गैस हो। ये कोई भी चीज हो सकती है। ये मीडियम कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। चले तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं वेव के टाइप्स। तो स्टूडेंट वेव कितने टाइप की होती हैं? तो स्टूडेंट सुनिएगा, वेव मेनली दो टाइप की होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव पहली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। तो स्टूडेंट्स अभी इस 9th क्लास में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना ही नहीं है, तो आप बस इतना जान लीजिए, ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वहीं पर जिसको इधर से उधर जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। पूरे साउंड चैप्टर में इसी की बातें होंगी, मैकेनिकल वेव की बातें होंगी। चले तो स्टूडेंट्स चालू करते हैं मैकेनिकल वेव को। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट मैकेनिकल वेव को। चले तो मैकेनिकल वेव को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वह वेव होती है जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जिसको मीडियम की जरूरत होती है, उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, ये दो टाइप की होती है मैकेनिकल वेव। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है
ट्रांसवर्स वेव। अब सर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, आइए जरा देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, जरा यहां देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे वेव इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे वाइब्रेट करेंगे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो आपकी वेव जो है वैसे ऋतिक रोशन का डांस है ना, वो ऐसा वाला, तो बस वैसे ही जाएगी। इधर से उधर तक कैसे जाएगी, इधर उधर से वैसी जाएगी, ऋतिक रोशन के डांस जैसी। वेरी गुड। तो स्टूडेंट सुनिएगा, इस तरफ वेव जा रही है और इसी तरफ पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल जो है बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो रहती है वो सॉलिड में, वो लिक्विड में और वो गैस में, किसी भी मीडियम में बन सकती है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैस हो, किसी भी मीडियम में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बन सकती है। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जब किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो कैसे पैटर्न को जनरेट करती है, तो वो कैसे पैटर्न को जनरेट करती है, मान लेते हैं यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे इवनली अरेंज्ड हैं। हमारे मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इवनली अरेंज्ड है, वो कुछ इवनली अरेंज्ड है, कुछ इवनली अरेंज्ड है। अब स्टूडेंट क्या होता है, वेव जनरेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी। तो जैसी एनर्जी दी स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक पैटर्न बनता है। जैसी वो ट्रैवल करती है तो वो एक पैटर्न में ट्रैवल करती है। सुनिएगा स्टूडेंट्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक पैटर्न में ट्रैवल करती है। तो वो पैटर्न कैसा रहता है, सुनिए। अभी क्या होता है, इसके पार्टिकल इवनली अरेंज्ड थे, पर जैसे ही इसमें एनर्जी ट्रैवल करती है वैसे ही क्या होते हैं, कुछ एरिया में पार्टिकल जो है वो पास पास अरेंज हो जाते हैं और कुछ एरिया में पार्टिकल दूर दूर अरेंज हो जाते हैं। कुछ एरिया में पार्टिकल्स पास पास अरेंज हो जाते हैं और कुछ एरिया में पार्टिकल दूर दूर अरेंज हो जाते हैं। चले, तो बेटा जहां पर पार्टिकल बेहद पास पास अरेंज है उस एरिया को हमने नाम दिया है कंप्रेशन। तो बेटा जहां पर पार्टिकल बेहद ही पास पास अरेंज है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल्स नॉर्मल से दूर दूर अरेंज है उस एरिया को हमने नाम दिया है रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो जहां पर पार्टिकल बहुत ही पास पास अरेंज है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, और जहां पर पार्टिकल बहुत दूर दूर अरेंज है उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। जहां पर पार्टिकल की डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, और जहां पर पार्टिकल की डेंसिटी नॉर्मल से कम है उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसी का एक ग्राफ बनाऊं, इसको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूं, तो भाई देख लेते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर है नॉर्मल डेंसिटी, यहां पर क्या है, नॉर्मल डेंसिटी। अगर ऊपर गया तो हाई डेंसिटी, नीचे गया तो लो डेंसिटी। चलिए अब देख लेते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा वेव कैसे बनेगी, ग्राफ में कैसे बनेंगी ये वेव्स। चलिए अब क्या हुआ, पहले तो नॉर्मल डेंसिटी होगी, अब क्या हुआ, कंप्रेशन बना, मतलब नॉर्मल से ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे ये डेंसिटी कम भी तो होगी, तभी तो रेयरफैक्शन बनेगा ना। तो ये धीरे धीरे डेंसिटी कम हो गई। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो डेंसिटी है वो नॉर्मल से भी कम है, मतलब ये जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। और ऐसे ही क्या होगा, हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ बनते जाएगा। सबसे पहले ये जो मिडिल लाइन है ये क्या है, नॉर्मल डेंसिटी वाली लाइन है, इसके ऊपर कैसी है, हाई डेंसिटी वाली लाइन है, इसके नीचे कैसी है, लो डेंसिटी वाली लाइन है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जिसमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। ये किसी में भी बन सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे पार्टिकल इवनली अरेंज है, जैसे हमने वेव दगाई तो यहां पर क्या होता है, वाइब्रेट जो पार्टिकल है वो अपने आप को दो पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। पहला जहां पर नॉर्मल से ज्यादा डेंसिटी होती है, दूसरा जहां नॉर्मल से कम डेंसिटी होती है। जहां पर नॉर्मल से ज्यादा डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर नॉर्मल से ज्यादा कम डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। फिर हमने इसका ग्राफ देख लिया, ग्राफ में क्या हुआ, ये लाइन किसकी है, ये लाइन है नॉर्मल डेंसिटी की। ठीक है, उसके ऊपर हाई डेंसिटी, उसके नीचे लो डेंसिटी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर नॉर्मल से ज्यादा डेंसिटी हुई, फिर धीरे कम हुई, यहां पर नॉर्मल से कम हुई डेंसिटी, फिर ज्यादा हुई, और ऐसे करके ग्राफ इसका बन गया। अब आते हैं ट्रांसवर्स वेव पे। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। चले, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, चले, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है स्टूडेंट, सुनिएगा, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करते, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसी वेव जहां पर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के, ये वेव का डायरेक्शन है, वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। प्रोपोगेशन मतलब जिस तरफ वेव ट्रैवल कर रही है, तो ये वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। और यहां पर जो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होती है, ये क्या है, ये पार्टिकल का वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल का वाइब्रेशन है। तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली होता है, 90 डिग्री होता है। आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो साउंड वेव होती है, मतलब जो हमारी साउंड वेव है वो एक टाइप की लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। बट ट्रांसवर्स वेव कहां देखने मिलेगी आपको, ट्रांसवर्स वेव वही देखने मिलेगी, अभी बताया मैंने आपको। जैसे मैंने आपको, एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, ए ने जर्क दिया, तो जैसी जर्क दिया तो वहां पर वो रस्सी में लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको मिलेगी। चले, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव कहां पर बनती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में बन सकती है, गैस में नहीं बन सकती। लॉन्गिट्यूडनल वेव जब अपने पाथ में ट्रेवल करेगी तो वो दो टाइप के पैटर्न्स बनाएगी। कौन सा, चलिए यहां देखते हैं। तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पानी के पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पानी को ऐसा झटका, तो झटका तो उसमें से लहरें बनेंगी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पानी यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और यहां नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जैसे कि पानी यहां पर पहले इस लेवल पे था, सिर्फ इस लेवल पे था, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने देखा तो कुछ पानी की लहर ऊपर चली गई, कुछ पानी की लहर ऐसे हम्प बना के नीचे आ गई। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल लेवल था। ठीक है, तो कुछ वेव का पार्ट ऊपर चला गया इस नॉर्मल लेवल से, कुछ वेव का पार्ट यहां नीचे चला गया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया हमारा जीरो डिस्टरबेंस। ठीक है, यहां पर पानी कब था, जब जीरो डिस्टरबेंस था। जैसे हमने पत्थर मारा तो पानी ऐसा ऊपर नीचे होने लगेगा, तो इसको वेव के फॉर्म में हमने दिखा दिया। अब क्या होता है स्टूडेंट, सुनिएगा, तो जो ये ऊपर ऐसा हम्प बना है, ये जो हम्प लाइक शेप है, इस हम्प को नाम देते हैं हम लोग क्रेस्ट, और ये जो नीचे वैली लाइक शेप बना है इसको नाम देते हैं हम लोग रफ नहीं ट्रफ। तो ये हमारा हम्प हो गया यानी क्रेस्ट, और ये हमारा ट्रफ हो गया। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव है ये ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होगी, जरा देख लेते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसी बनेगी ग्राफ में वेव, ये ऐसी बनेगी वेव हमारी। अब इसको ग्राफ में बना के देखते हैं। चल, तो बेटा मान लेते हैं ये हमारी जीरो डिस्टरबेंस लाइन है, ये हमारी पॉजिटिव डिस्टरबेंस लाइन है, और ये हमारी नेगेटिव डिस्टरबेंस लाइन है। चले देख लेते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले तो यहां पर जीरो डिस्टरबेंस ही होगा, पहले तो यहां पर
जीरो डिस्टर्बेंस होगा, पहले तो यहां पर जीरो डिस्टर्बेंस होगा तो वेव यहां शुरू होगी, पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऊपर जाएगी, फिर धीरे धीरे नीचे आएगी, फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे गई, फिर धीरे धीरे ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। तो बेटा आप बोलेंगे सर हमारी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के ग्राफ में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो हां डिफरेंस नहीं है, बट वहां पर क्या होता है, यहां पर नॉर्मल डेंसिटी, यहां पर हाई डेंसिटी और यहां लो डेंसिटी होती है। यहां पर जीरो डिस्टर्बेंस, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां बनती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है हमारी साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव कहां बनती है हमारी, जैसे हम पत्थर मारते हैं तालाब में तो वहां जो वेव बनती है वो रस्सी में झटके देते हैं तो वो, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव क्या होता है, सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, चलिए आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक ट्यूनिंग फोक है, या मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है। तो भाई इस पार्टिकल को मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को मारा तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेगा। तो स्टूडेंट ये क्या थी, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, और जब ये वाइब्रेट कर रहा था तो वाइब्रेट करते समय ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया। तो बेटा ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन से जितना दूर ये गया, जितना मैक्सिमम दूर ये गया, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड, जैसे कि मैं दो वेव बना रहा हूं, दो वेव बना रहा हूं, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है। तो ये क्या होगा, इसका ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा और इसका कम एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं, कई बुकों में कैपिटल ए से डिनोटेड है, कई बुकों में स्मॉल ए से डिनोटेड है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, क्योंकि आखिरी में डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद आता है हमारा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होता है स्टूडेंट, सुनिएगा। तो वेवलेंथ का मतलब होता है, सुने, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ, तो बेटा वेवलेंथ का मतलब होता है जितने मिनिमम डिस्टेंस में, जितने मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में कोई वेव अपने आप को वापस रिपीट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक वेव है, ये एक वेव है। तो स्टूडेंट्स आप अगर देखेंगे, आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से यहां तक की लेंथ को देखिए, यहां से यहां तक की लेंथ को देखिए, अब इसके बाद फिर से ये लेंथ को देखिए, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा यही लेंथ वापस यहां पर रिपीट हुई है। तो स्टूडेंट्स जहां मिनिमम, जिस मिनिमम डिस्टेंस में वेव अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, वो मिनिमम डिस्टेंस होती है वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर लैम्डा से। तो बेटा आप लोग को डरने की बहुत बुरी आदत है, जैसे ही आपको ग्रीक लेटर देखते हैं आप बिल्कुल पसीना छोड़ पड़ते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ नई चीज नहीं है, एक वेरिएबल है। आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि वेरिएबल मतलब होते हैं एक्स वाई जेड, पर ये ट्रू नहीं है। वेरिएबल कोई भी ऐसा सिंबल हो सकता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो वो ग्रीक लेटर्स भी होते हैं, वो इंग्लिश लेटर्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लैम्डा है ये ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक ये वेवलेंथ है। तो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर वेव ने अपने आप को रिपीट किया तो ये क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। तो पर आप अगर गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से लेकर इस लेंथ तक, ये यहां तक, फिर यहां वैसे वही। तो स्टूडेंट्स यहां से यहां तक वही चीज है, ये यू बन रहा बड़ा सा,
और यहां से यहां तक भी वही चीज है, तो वेव अपने आप को यहां भी रिपीट कर रही है, तो यहां से ये भी लेंथ भी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, यहां से ये लेंथ भी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। चले ठीक है, तो ये वेवलेंथ हो गई। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि ये ट्रफ है, अब यहां से यहां तक ट्रफ, फिर यहां से यहां भी ट्रफ बनेगा, तो ये भी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। तो वेवलेंथ क्या होती है, जिस मिनिमम डिस्टेंस में किसी वेव ने अपने आप को रिपीट किया है उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या फिर कई बुकों में आपको ये जो हम्प है अभी बताया था मैंने, क्रेस्ट है, और ये जो वैली है ये क्या है, ट्रफ है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है, ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वेव अपने आप को रिपीट करती है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर्स। आफ्टर ऑल ये लेंथ ही तो है। चले इसके बाद आता है टाइम पीरियड, इसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं टाइम पीरियड को। चले तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा जितने टाइम में, जितने समय में किसी वेव ने अपने आप को पूरा रिपीट किया है या पूरा बना लिया है, टाइम टेकन टू कंप्लीट टू जनरेट अ कंप्लीट वेव, टाइम टेकन टू जनरेट अ कंप्लीट वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक वेव को बनने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू जनरेट अ कंप्लीट वेव, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी सेकेंड। आफ्टर ऑल ये टाइम ही तो है। चले इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहां पर इसको डिनोट करते हैं न्यू से, ये ग्रीक लेटर है, या कई बुकों में इसको स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में जितनी वेव जनरेट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सेकंड में अगर 25 वेव जनरेट हुई है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 है। अगर 2 सेकंड में 100 वेव जनरेट हुई है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट हुई है, तो 2 सेकंड में 100 वेव जनरेट हुई है, तो एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट होगी, 100/2 यानी कि 50 वेव जनरेट होंगी। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितनी वेव जनरेट हुई है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव जनरेटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज frequency, denoted by nu and denoted by f. Some book f is written and some book nu is written. frequency का फॉर्मूला क्या होता है, तो frequency का फॉर्मूला होता है 1/time period। क्या होता है, 1/time period। इसी से इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, तो frequency इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, अब बेटा सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो f इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। तो बेटा इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, सेकेंड इनवर्स। पर स्टूडेंट्स अगर मैंने ये यूनिट को खोजा है तो मैं क्या करूंगा, इसको अपना नाम दूंगा। तो स्टूडेंट्स इसको सेकेंड इनवर्स की जगह इसकी ऐसा यूनिट क्या रख दी गई, हर्ट्ज, डिनोटेड बाय HZ। ठीक है, तो हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था, हेनरी हर्ट्ज, उसने अपने नाम पे इसकी यूनिट रखी है। तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई। चले इसके बाद आता है वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, चलिए यहां देखते हैं वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होती है, यहां देखें, तो वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वेव वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। चले इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड में वेव ने जितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो बेटा डिस्टेंस वेव की कितनी होती है, डिस्टेंस होती है वेव की वेवलेंथ, ठीक है, अपॉन
इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम पीरियड, तो यहां पर आ जाएगा t। तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, इसका क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब बेटा सुनिएगा, वन क्या होता है, वन भगवान होता है, वो हर जगह प्रेजेंट होता है। तो लैम्डा को मैं लैम्डा इंटू वन नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं, और अपॉन टी तो है ही। अब स्टूडेंट्स सुनिएगा, ये जो वन अपॉन टी है, ये तो अब भी देखा था हमने, वन अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ये वन अपॉन टी क्या हो गया, f यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर v इज इक्वल्स टू लैम्डा f, ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अभी तक इसकी SI यूनिट नहीं देखी हमने, चलिए देख लेते हैं। तो मेरे को पता है वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। तो लैम्डा क्या होता है, मीटर्स, और टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो स्टूडेंट वेव वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव यहां पर खत्म कर लिए हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ साउंड पे। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है आइए जरा देखते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशन से होता है। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वहां पर साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है ना, तो वहां पर किसका प्रोडक्शन होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स। तो सुनिए स्टूडेंट्स, तो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब होता है जब भी कोई चीज बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है तो क्या होता है, वहां पर साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको डिफरेंट चीजों का वाइब्रेशन बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी में कैसे वाइब्रेशन होता है, तो ह्यूमन बॉडी का वाइब्रेशन देख लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में हमारी यहां पर होती है, ये होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया में शुरुआत में होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और इस वॉइस बॉक्स में क्या होती है, ऐसी दो फ्लैप्स होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक वॉइस बॉक्स है, इस वॉइस बॉक्स में क्या होती है, ऐसी दो फ्लैप्स होती हैं जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड जो रहती है, तो ये वोकल कॉर्ड जैसे यहां से हवा निकलती है, ये वोकल कॉर्ड ऐसे वाइब्रेट करती हैं और इसी वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद आते हैं हमारे डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे स्टूडेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें वायर को वाइब्रेट करके एनर्जी निकाली जाती है, जैसे साउंड निकाली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गिटार हो गया, सितार हो गया, तो ये सब में क्या होता है, वायर्स लगे होते हैं स्टूडेंट। इन वायर को वाइब्रेट करके हम यहां पर साउंड जनरेट करते हैं। दूसरे होते हैं एयर इंस्ट्रूमेंट्स। तो एयर इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं और एयर ब्लोइंग से वहां पर एयर वाइब्रेट होती है और उससे साउंड निकलते हैं, जैसे कि फ्लूट और बैकपाइपर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें पतली मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको हम लोग पीटते हैं और उससे वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, जैसे कि तबला और ढोलक। ये क्या हो गए, हमारे वाइब्रेशन वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट हो गए, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हमारे क्या बोल सकते हैं, मेनली हमारे जो प्लेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन प्लेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम गिनते हैं। जैसे कि मंजीरा, मंजीरा हमारा प्लेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। या फिर आपने देखा होगा जो ड्रम होता है, उसके यहां पर एक छोटी सी प्लेट टाइप की लगी रहती है, उसको भी हम ड्रम स्टिक से मारते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जिनके वाइब्रेशन से हमें साउंड मिलती है। अब बात आते हैं साउंड ट्रैवल कैसे करती है। तो साउंड ट्रैवलिंग का भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो साउंड ट्रैवल कैसे करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पहले से ही पता है साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो है वो साउंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव के बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेंगे। जिस तरफ वेव चल रही है उसी तरफ वाइब्रेट करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ट्यूनिंग फोक है, ये ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, इस ट्यूनिंग फोक के आजू बाजू क्या होगी, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होंगे जो कि इवनली अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहां पर इस ट्यूनिंग फोक को मारा, तो ये ट्यूनिंग फोक जो रहेगा वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और इसी वाइब्रेशन की वजह से यहां पर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगी। यानी कि यहां पर पैटर्न ऑफ कंप्रेशन,
पैटर्न ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन जनरेट होंगे। यहां पर पैटर्न ऑफ कंप्रेशन और पैटर्न ऑफ रियरफेक्शन जनरेट होंगे, जिसकी वजह से यहां से एनर्जी निकलेगी और ये यहां पर कान में चली जाएगी, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो वेव का प्रोपोगेशन कैसे होता है? तो वेव का प्रोपोगेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ए साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है? साउंड का प्रोपोगेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ये एक जगह से दूसरे पॉइंट तक जाती है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि साउंड जो रहती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है स्टूडेंट्स। तो कैसे ट्रेवल नहीं कर सकती? क्योंकि वहां पर पार्टिकल नहीं होंगे, इसलिए वहां पर ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने यहां पर एक बेल जार ले लिया, इस बेल जार में एक छोटी सी बेल रख दी, ठीक है, और यहां नीचे लगा दिया वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप लगा दिया। तो स्टूडेंट सुनिएगा, यहां पर अभी क्या है, यहां पर एयर भरी हुई है। जैसे हम बेल को वाइब्रेट करेंगे, जैसे हम बेल को ऑन करेंगे तो इसके वाइब्रेशंस क्या होंगे, इस एयर में ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर होके इस ग्लास से ट्रांसफर होके आगे एयर में चले जाएंगे और हमें सुनाई देंगे। अब हमने क्या किया, ये वैक्यूम पंप चलाया तो वैक्यूम पंप से सारी एयर निकल गई। एक्चुअली स्टूडेंट्स पूरी एयर तो नहीं निकलती है, कुछ एयर बच जाती है, क्योंकि ये अर्थ है, अर्थ में सारी चीजें एकदम परफेक्ट नहीं होती है। तो वैक्यूम पंप भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एयर को, पूरी एयर को नहीं खींच पाता है, ये कुछ मैक्सिमम एयर को ये खींच लेता है। इसलिए क्या होगा, हमें जो साउंड सुनाई देगी वो बहुत धीमी सुनाई देगी, बहुत नेग्लिजिबल साउंड सुनाई देगी, पर देगी, है ना, क्योंकि यहां पर कुछ पार्टिकल्स जो है अब अभी रह जाएंगे। तो दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि आप स्पेस में बात नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद आती है स्पीड ऑफ साउंड, इसके बाद आती है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स अब आता है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्पीड ऑफ साउंड मतलब होता है साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं और इन्हीं क्लोजली अरेंज पार्टिकल की वजह से यहां पर जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमारी साउंड की स्पीड सॉलिड में बहुत ज्यादा रहेगी। पर लिक्विड की बात करें स्टूडेंट्स, तो लिक्विड में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में गैप्स होते हैं और इन्हीं गैप्स की वजह से यहां पर जो साउंड ट्रांसफर है, वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड ट्रांसफर है, उस ट्रांसफर में हल्का सा डिले देखने मिलेगा। यानी कि जो सॉलिड है उससे कंपैरेटिवली जो लिक्विड की स्पीड होगी वो हल्की सी कम होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में हल्का सा गैप होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस में जो स्पीड होगी स्टूडेंट्स ये बेहद ही कम होगी, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो बहुत वास्ट है। तो स्टूडेंट्स जो गैस है इसमें सबसे ज्यादा लीस्ट स्पीड होगी साउंड की। तो स्टूडेंट्स गैस में यानी कि एयर में हमारे साउंड की नॉर्मल स्पीड कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स हमारे साउंड की 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। तो 344 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? हमारे साउंड की स्पीड होती है स्टूडेंट्स। अब बेटा अगर कोई चीज साउंड की स्पीड के बराबर ट्रैवल करने लगती है तो उस स्पीड को हम बोलते हैं सोनिक स्पीड, और उससे ज्यादा ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ट्रैवल कर ले तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक स्पीड। क्या बोलते हैं? सोनिक स्पीड बोलते हैं। और अगर इससे भी कोई ज्यादा ट्रैवल कर ले, अगर इस स्पीड से भी कोई ज्यादा ट्रैवल कर ले तो उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। तो स्टूडेंट्स अगर कोई चीज सोनिक स्पीड या उससे ऊपर ट्रैवल करती है तो स्टूडेंट ऐसे ऑब्जेक्ट के चलने से क्या होता है? वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं और ये वाइब्रेशंस ऐसी शॉक वेव जनरेट करते हैं, ये वाइब्रेशंस ऐसी शॉक वेव जनरेट करते हैं जिससे बहुत ज्यादा
तेजी से साउंड क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली साउंड क्रिएट होती है। और इसी शॉक वेव, इसी साउंड, इसी हाई इंटेंसिटी साउंड को हम बोलते हैं सोनिक बूम। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। तो सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहा हो और उस दौरान उससे जो शॉक वेव जनरेट करती हैं, शॉक वेव जनरेट होती हैं, वो ऐसी साउंड जनरेट करती हैं जिससे तहलका मच जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। तो सोनिक बूम के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स साउंड की स्पीड कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड, ये होती है हमारी साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड कितनी होती है स्टूडेंट्स? साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 और इसके साथ 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। तो ये तो क्या हो गई भाई? ये तो चीता हो गया और ये स्नेल हो गई। तो स्टूडेंट्स साउंड की जो स्पीड होती है वो एज कंपेयर टू लाइट बहुत धीमी होती है, और इसी फिनोमिना की वजह से पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है और उसके बाद जो थंडरिंग की साउंड है वो सुनाई देती है। ठीक है, इसलिए आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा स्टेडियम में, तो स्टेडियम में पहले बल्लेबाज के बैट से बॉल लगती हुई दिखाई देगी और उसके बाद आपको साउंड की मतलब उस टकराने की आवाज आएगी। या फिर आपने स्काई शॉट देखा होगा स्टूडेंट्स, तो पहले स्काई शॉट ऊपर जाके फूट जाता है और उसके बाद उसकी साउंड सुनाई देती है थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है स्टूडेंट्स? सुनिएगा। तो बेटा सुनिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड का रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सुनिएगा। कोई भी अगर हार्ड सरफेस है, एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स कि जो साउंड होती है वो सॉफ्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, सॉफ्ट सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है, और कोई हार्ड सरफेस होता है तो उससे रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है। तो स्टूडेंट सुनिएगा, अगर साउंड आई, साउंड वेव आई और साउंड वेव आके टकरा के वापस चली गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी साउंड वेव आई, टकराई और वापस चली गई, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी हार्ड सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बेटा सुनिएगा, जो साउंड वेव आके टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट साउंड वेव। ठीक है, इंसिडेंट साउंड वेव जो टकरा के वापस जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। चले, और इसके बीच में हमने सरफेस के एक परपेंडिकुलर बना दिया है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। तो ये हमारा साउंड का रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ वैसा ही लग रहा है ना जो 8th क्लास में हमने लाइट पढ़ा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो साउंड का रिफ्लेक्शन है वो लाइट के रिफ्लेक्शन की लॉस को फॉलो करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो स्टूडेंट्स ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ये लाइट के लॉस को फॉलो करता है। कैसे स्टूडेंट्स सुनिएगा, पहला लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ बोलता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट वेव है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव है और जो नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दे विल लाई ऑन सेम प्लेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आया। बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस की ओर। अब आते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ साउंड पे। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो चलिए वहां आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होगा वो होगा हमारा मेगाफोन्स। तो मेगाफोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स,
मेगाफोन्स क्या होते हैं? तो मेगाफोन्स कुछ ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग अपनी साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगाफोन्स। तो यहां से चिल्लाते थे और यहां पर जो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्ट करके एम्पलीफाई हो जाती थी। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। दूसरा होता है हमारे बल्ब हॉर्न्स। तो बल्ब हॉर्न्स क्या होते हैं? बल्ब हॉर्न्स पहले के जमाने में चलते थे, आपने आइसक्रीम वाले को देखा होगा, तो वो बल्ब हॉर्न को प्रेस करके साउंड जनरेट करता था उससे। तो बल्ब हॉर्न जो है इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल है हमारा स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप क्या होते हैं स्टूडेंट? जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। अरे स्टेथोस्कोप मतलब वही जो हार्ट बीट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, नीचे लगा होता है ऐसा डायफ्राम, ऐसा डायफ्राम लगा होता है नीचे, और डायफ्राम के बाद एक लंबी सी हॉलो ट्यूब होती है। तो जैसे ही ये डायफ्राम क्या करता है, वाइब्रेट होता है, तो साउंड इसी ट्यूब में वाइब्रेट करके डॉक्टर के कान में चली जाती है। तो ये स्टेथोस्कोप जो है वो तीसरा एग्जांपल हो गया हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। तो स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स सुनिएगा। साउंड बोर्ड क्या होता है? साउंड बोर्ड, तो स्टूडेंट्स जो ऑडिटोरियम होते हैं, ऑडिटोरियम का जो बैक स्टेज होता है वो कुछ इस तरह कर्व्ड होता है। जो ऑडिटोरियम का बैक स्टेज होता है वो कुछ इस तरह कर्व्ड होता है, और जो सिनेमा हॉल्स का रूफ टॉप होता है वो कुछ इस तरह कर्व्ड होता है। क्यों होता है? तो आइए जरा जानते हैं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो यहां पर अपनी स्पीच दे रहा है या परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसकी जो वॉइस है वो चारों तरफ स्प्रेड होगी। तो जो यहां पर स्प्रेड हो रही है वो ठीक है, पर कुछ आवाज पीछे भी जाएगी। तो स्टूडेंट जो पीछे जा रही है आवाज वो कोई काम की नहीं है, वो वेस्ट है। तो इसकी बजाय हम क्या करें, उस साउंड को आगे रिफ्लेक्ट कर दे ताकि वह साउंड हमारी ऑडियंस को और इजीली थोड़ा सा सुनाई दे। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है साउंड बोर्ड, ये पीछे आने वाली साउंड को आगे रिफ्लेक्ट कर देता है फॉर ईज ऑफ हियरिंग ऑफ ऑडियंस। तो ऑडियंस को कुछ अच्छे सुनाई दे, इसलिए ये क्या करता है, सामने उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, यहां पर भी जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में जो रूफ टॉप में ऊपर आवाज जा रही है उसको वापस वो ऑडियंस की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ताकि ऑडियंस को ईज ऑफ हियरिंग हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो एप्लीकेशन में एक एको भी इसका एप्लीकेशन होता है, बट एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एको। तो स्टूडेंट्स एको क्या होता है? तो एको मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। मतलब साउंड गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, और जब वापस आई तो हमको सुनाई भी दी, और इस सुनाई देने से क्या होता है, वही साउंड का रिपीटिशन हो गया। मैंने बोला कि मेरा नाम अंकित है, मेरे चैनल का नाम नॉलेज प्रोटोकॉल है, नॉलेज प्रोटोकॉल है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, मेरी साउंड रिपीट हुई। ठीक है, तो ये रिपीटिशन क्यों हुआ? क्योंकि साउंड गई, जाके टकरा के वापस आई और मुझको वापस सुनाई दी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एको हर जगह क्यों सुनाई देती है? तो स्टूडेंट्स एको को सुनने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला होता है कि भैया कुछ एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस और हमारे सोर्स के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक सोर्स है साउंड की, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए? तो हमने मान लिया डिस्टेंस को x। अब बेटा हमें पता है कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड। 344 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड क्या होती है, 344 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की स्पीड। तो स्टूडेंट्स और हमारी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितनी होती है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है 0.1 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट सुनिएगा, ये परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होती है? तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमको 0.1 सेकेंड के पहले कोई चीज सुनाई दे जाए तो उसमें हम क्लियरिटी शो नहीं कर पाएंगे
अगर हमको 2 से ज्यादा साउंड या 3 साउंड अगर हमको 0.1 सेकेंड के अंतराल में सुनाई दे जाए तो ऐसे साउंड को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एको हमको 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देनी चाहिए, तभी हम उसको सुन पाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यही x। तो आइए, तो हमें पता है स्टूडेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। चले अब बेटा सुनिएगा, साउंड जाएगी और जाके वापस आएगी, मतलब जाने में x, आने में फिर से x, तो मतलब उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा x प्लस x मतलब 2x। बेटा एक आलू बंडा कितने होते हैं, 2 आलू बंडे। वैसे ही क्या होता है, यहां पर हम लोग x और x को जोड़ते हैं तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। चले स्पीड कितनी दी गई है, 344 इंटू इस 0.1 सेकेंड को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। चले तो ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 17 जा और यहां पर 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल्स टू 172 अपॉन 10, x इज इक्वल्स टू 17.2 मीटर्स। यानी कि अगर आपको एको सुननी है तो आपके और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 17.2 यानी कि 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो चल जाएगा, कम हुआ तो एको सुनाई नहीं देगी। तो स्टूडेंट्स ये एको था। पर स्टूडेंट्स हाँ, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि अगर ये मीडियम एयर को छोड़ के कोई और मीडियम हो जाता है तो यहां पर वो मिनिमम डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे कि वाटर में ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए वाटर होता है यहां पर, डाइवर अगर चिल्लाएगा तो वाटर में उसको रिफ्लेक्शन कब सुनाई देगा। तो बेटा यहां देखें तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। चले वही करते हैं। तो बेटा साउंड जाएगी और वापस आएगी, मतलब 2x स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 1500, ये कितना है 1/10, एक 10 से एक 0 से एक 0 कट गया। चले तो x इज इक्वल्स टू 150 और यहां का 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x कितना आ जाएगा 75 मीटर। तो वाटर में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 75 मीटर और एयर में कितनी होनी चाहिए 17.2 मीटर्स। तो ये एको था। अब बढ़ते हैं हम लोग रिवर्बरेशन की ओर। तो रिवर्बरेशन क्या होता है स्टूडेंट सुनिएगा। तो एको को बोलते हैं प्रतिध्वनि, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट होके क्लियरली सुनाई दे रही है। और रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है, जब आप एक रूम में खड़े हैं तो आपकी साउंड मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके एक डिस्ट्रॉट साउंड बन जाती है और वो साउंड प्रोलॉन्गेट होती है, लंबी सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं गूंज। जैसे खाली कमरे में आपकी जो आवाज होती है वो गूंजती है। तो स्टूडेंट्स ये रिवर्बरेशन होता है, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड। प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। यानी कि जब आपकी आवाज गूंजती है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। तो स्टूडेंट्स रिवर्बरेशन एक अच्छी चीज नहीं होती है, ये बहुत बेकार चीज होती है, बुरी चीज होती है। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, इसको अलग करने के लिए क्या करें, तो बेटा जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, रिवर्बरेशन बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होती, उसको पूरा खराब कर देती है। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, रिवर्बरेशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स है, साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल है, उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है वॉल और सीलिंग पे। तो जो हमारी ऑडिटोरियम की वॉल्स होती हैं और जो ऑडिटोरियम की सीलिंग होती है उसमें साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल यूज करने पड़ते हैं। दूसरे हमें फ्लोर पे कारपेट बिछाने पड़ते हैं। कारपेट क्यों बिछाने पड़ते हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट मटेरियल होता है और ये साउंड को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में कारपेट बिछे होते हैं। तीसरी चीज, जो वहां पर विंडो होती है वहां पर हेवी कर्टन्स लगे होते हैं ताकि वो भी साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। और चौथी चीज होती है, जो हमारी सीट्स होती हैं ऑडियंस वाली, वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल की बनी होती हैं
ताकि ये साउंड जो है वो हमारे प्रोग्राम को खराब ना करे। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, ये हमारा रिवर्बरेशन था। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है ह्यूमंस की। चलिए यहां देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है ह्यूमंस की, यहां देखिए स्टूडेंट्स। तो ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमंस। चले तो बेटा सुनिएगा, अब आपको बताऊं ह्यूमंस को, बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो रहते हैं उनकी साउंड रेंज, उनकी हियरिंग रेंज जो रहती है, फ्रीक्वेंसी जो हियरिंग रेंज होती है ह्यूमंस की वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमको साउंड सुनाई देती है। इसके पहले कोई साउंड नहीं सुनाई देती, इसके बाद कोई साउंड सुनाई नहीं देती। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं सोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, सोनिक साउंड। तो सोनिक साउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें सुनाई देती है, तो ये हमारी हो गई सोनिक साउंड। तो स्टूडेंट्स यहां से यहां तक हमको साउंड रेंज सुनाई देती है। बट स्टूडेंट एक चीज और सुन लीजिएगा, जो भी बच्चा 5 साल से कम का होता है उसको ये साउंड 20 नहीं 25,000 तक सुनाई देती है। यानी कि जो हमारा छोटा बेबी है उसको 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुनाई देती है। अब स्टूडेंट्स सुनिएगा, जो भी साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा यानी कि मोर होती है, ऐसी साउंड को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, या कई बुकों में अल्ट्रासोनिक साउंड लिखा रहता है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड। तो ये साउंड जो है वो कौन सुन सकता है, तो राइनो इस साउंड को सुन सकते हैं, इस साउंड को और कौन सकता है, एलिफेंट सुन सकते हैं इस साउंड को, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक साउंड को हमारे बेबी सुन सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो 5 इयर्स का बेबी सुन सकता है कि नहीं, तो बोलना हाँ सुन सकता है। क्यों, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की साउंड होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक साउंड, और हमारे यहाँ जो बेबी होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। चले तो स्टूडेंट्स ये अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड को कौन कौन सुन सकता है, बैट्स। तो बैट्स अपना नेविगेशन ही इसी साउंड से करते हैं। बैट्स एक्चुअली देख नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड को एमिट करते हैं। और अल्ट्रासाउंड को एमिट जब करते हैं तो स्टूडेंट अगर उनकी साउंड जल्दी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई तो वे समझ जाते हैं कि आगे एक डेड एंड है, मतलब आगे इससे जा नहीं सकते, कोई ऑब्स्टिकल होगा वहां पर हाँ उनकी अगर साउंड रिफ्लेक्ट होकर देर में वापस आ रही है या फिर वापस ही नहीं आ रही तो वे समझ जाते हैं कि यहां पर एक खाली जगह है, यहां से मैं जा सकता हूं, यहां मेरे लिए क्लियर पाथ है, ठीक है। तो ये हमारा ये ह्यूमन रेंज है, ह्यूमन फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब बढ़ते हैं हम लोग, ये अल्ट्रासाउंड है ना, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ना है, तो बढ़ते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो हमारी अल्ट्रासाउंड होती है ये बेहद काम की होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होता है, जो भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि हमारे मेटल ब्लॉक है, अगर ये मेटल ब्लॉक फ्लॉजलेस है, मतलब इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो हमारी जो अल्ट्रासाउंड है वो क्लियरली पास हो जाएगी। पर स्टूडेंट्स अगर हमारा ब्लॉक बीच में से क्रैक है तो इस क्रैक में से जो अल्ट्रासाउंड है वो पास नहीं हो पाएगी। तो इससे हम ये समझ जाएंगे यहां कोई फ्लॉज है, यहां कोई क्रैक है, तो स्टूडेंट हम ऐसे ब्लॉक को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है कि जो भी हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन मतलब जहां एब्स आती है, तो ये एब्स वाला जगह है। तो एब्डोमेन की जो भी कैविटीज होती हैं, ये एब्डोमेन जो कैविटी होती है हमारी, इस एब्डोमेन कैविटी में जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी होती है, लिवर होता है, ठीक है, स्टमक होता है, इन सब को एक ऑब्जर्व करने के लिए, इन सबको एग्जामिन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग सोनोग्राफी मशीन का यूज करते हैं। और ये सोनोग्राफी मशीन में कौन सी साउंड यूज होती है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होती है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था। तीसरा, जो प्रेग्नेंट वुमन के वूम में जो फीटस है, उस फीटस को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है कि जो भी हमारा हार्ड टू रीच पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक स्पाइरल ऐसा पाइप है, इसमें अगर हमें सफाई करना है
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, पानी भर देंगे, इसमें पानी भर देंगे और पानी भरने के बाद क्या करेंगे, यहां पर उस पानी में अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करेंगे। अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी बेहद तेज होती है, ठीक है। तो ये साउंड जो रहती है ये बहुत ज्यादा तेज साउंड होती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वाला साउंड होती है। तो यहां पर क्या होते हैं, यहां पर जो भी इस मेटल पाइप में जो भी गंदगी होगी, ये सारी गंदगी इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और ये पानी हम बाहर निकाल लेंगे और इससे हमारा पाइप साफ हो जाएगा। तो जो भी हमारे हार्ड टू रीच पार्ट होते हैं उनको साफ करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। फिर और कहां यूज होता है, हाँ, और कहां, सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए, सी है तो ये सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए, या फिर कोई अगर नीचे सबमरीन छुप के बैठी है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या यूज होती है, हमारी अल्ट्रासाउंड यूज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं शिप है, इस शिप से हमने साउंड भेजी और साउंड को रिसीव कर लिया और हमने इसका टाइम पीरियड मेजर कर लिया, स्पीड मेजर कर ली, तो इससे हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी कि इस समुद्र के बेड की डिस्टेंस कितनी है। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ साउंड है, इसमें आखिरी आता है हमारा इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो हार्ट होता है उस हार्ट की इस इको की मदद से पूरी एक इमेज बना देते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। इको मतलब आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ साउंड, कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राफी मतलब इमेज। तो इको की मदद से हार्ट की इमेज बनाना क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। हाँ, एक चीज, एक एग्जांपल मैं और भूल रहा हूं, तो स्टूडेंट्स बैट्स जो है, फिर से अभी बताया था मैंने, बैट्स जो है वो भी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं यहां पर अपने नेविगेशन को करने के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग आखिरी टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो ये हमारे क्लास का, ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, तो लाउडनेस मतलब होता है द साउंड एनर्जी रीचिंग टू आवर ईयर्स पर सेकेंड इज कॉल्ड एज लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है स्टूडेंट्स, लाउडनेस मतलब हर सेकेंड हमारे कानों तक जितनी एनर्जी पहुंच रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाउडनेस। और लाउडनेस की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है डेसिबल। डेसिबल डिनोट करते हैं स्मॉल डी कैपिटल बी से। अब स्टूडेंट्स लाउडनेस जो रहती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के स्क्वायर के। मतलब जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उसके स्क्वायर टाइम्स लाउडनेस बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, और लाउडनेस मेनली डिपेंड्स होती है एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड रहती है। मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउड साउंड। तो आप मेरे को बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा लाउड साउंड है, सोचिए ए है कि बी है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो किसका डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली ए का डिस्टेंस मैक्सिमम है और बी का डिस्टेंस इससे कम है। तो यहां पर ये वाली साउंड क्या होगी, लाउड होगी, और ये वाली साउंड लेस लाउड होगी, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लाउडनेस है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका पिच। तो पिच क्या होता है स्टूडेंट, पिच साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी और आपके पापा अगर सेम वॉइस पे, सेम लाउडनेस पे चिल्लाएं, तो स्टूडेंट आप उनकी वॉइस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या, तो हां कर सकते हैं। क्यों सर, मम्मी की आवाज थोड़ी पतली रहेगी और पापा की आवाज थोड़ी सी मोटी रहेगी स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो यानी कि पिच वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसमें आप किसी भी दो साउंड जिनकी सेम लाउडनेस है उसको आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं, या इसको श्रिलनेस ऑफ द साउंड बोलते हैं, यानी साउंड का पतलापन। और ये जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट सुनिएगा, मेरे पास दो वेव्स हैं, आप मुझे बताइए कि किसकी कौन सी साउंड ज्यादा श्रिल होगी, कौन सी साउंड ज्यादा श्रिल होगी, ए वाली कि बी वाली। तो ऑब्वियसली ए वाली जो रहेगी वो ज्यादा श्रिल होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी
ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो यह आवाज क्या होगी, यह आवाज श्रिल होगी यानी कि पतली होगी। चलिए अब आता है लास्ट साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि होता है टिम्बर। टिम्बर को क्वालिटी भी बोलते हैं, टिम्बर को क्वालिटी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, टिम्बर को क्वालिटी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं बताता हूं टिम्बर क्या होता है। तो टिम्बर साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें आप दो ऐसी साउंड जिनकी सेम लाउडनेस है और सेम पिच है उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर वेव फॉर्म्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वॉयलिन और मान लेते हैं फ्लूट। तो वॉयलिन और फ्लूट की जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत लगभग सेम होते हैं, बट उनकी वॉइस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि फ्लूट की जो वेव फॉर्म होती है कुछ ऐसी शार्प होती है, ठीक है, और वॉयलिन की ऐसी शार्प होती है और फ्लूट की कुछ ऐसी बिल्कुल स्मूथ टाइप की होती है, ठीक है। तो इसलिए हम सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस वाले साउंड को डिफरेंशिएट यहां पर कर पाते हैं। तो ये हमारी साउंड चैप्टर यहां पर खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।